जनरल स्टडीज़ का 4th लेक्चर है। पिछला लेक्चर के लिए आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो लेक्चर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है हु इज कॉल्ड द पिनियर ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस 1991 में पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर। उस इकोनॉमिक क्राइसिस से डील करने के लिए मनमोहन सिंह अलग अलग स्कीम लाते हैं, जिसमें एक न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी लॉन्च करते हैं। इसमें बाहरी कंपनी है उसको निवेश करने का ऑफर देते हैं ताकि भारत का इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा हो सके। तो इसलिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को पिनियर ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी इज रिलेटेड टू। जो कॉन्सेप्ट था विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी का वो कौन दिए हैं? कार्ल मार्क्स, नुर्क्स, एडम स्मिथ, नन ऑफ दीज। तो प्रोफेसर रेगनार नुर्क्स कॉन्सेप्ट ऑफ विशियस सर्कल देते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ विशियस सर्कल में क्या होता है? इस जाल के चक्कर में जो गरीब इंसान रहता है वो फंस करके दिन प्रतिदिन और गरीब होता चला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, कोई एक गरीब किसान है, वो मनी लेंडर से पैसा लेता है किसान खेती करने के लिए, मगर उसका प्रोडक्टिविटी कम हो जाता है। तो इसका कर्ज चुकाने के लिए वो क्या करेगा? किसी और से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर्ज उठाएगा ताकि इस मनी लेंडर का कर्ज चुका सके। तो क्या होगा? उस कर्ज को चुकाने के चक्कर में ये जो गरीब किसान था वो क्या होगा? और गरीब हो जाएगा। फायदा होने की जगह इसको क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। उसी को बोलते हैं विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। तो आंसर हमारा हो गया बी, प्रोफेसर नुर्क्स। तीसरा क्वेश्चन देखिए। मोहम्मद यूनिस ऑफ बांग्लादेश हु वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इज अ फेमस। बांग्लादेश के मोहम्मद यूनिस को नोबेल प्राइज मिला, वो किस सेक्टर से बिलोंग करते हैं? वो ऑथर हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, सोशल वर्कर या साइंटिस्ट? प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस लॉन्च करते हैं बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक का कॉन्सेप्ट। ग्रामीण बैंक का नाम सुने होंगे। ये जो ग्रामीण बैंक का कॉन्सेप्ट था मोहम्मद यूनिस लॉन्च करते हैं 1983 में बांग्लादेश में, ताकि जो वहाँ गरीब इंसान है और बैकवर्ड्स जो सोसाइटी के, उसको लो इंटरेस्ट पे पैसा प्रोवाइड किया जा सके ताकि वो अपने लाइवलीहुड अच्छे से कमा सकें। तो इनको इस ग्रामीण बैंक का इस कॉन्सेप्ट लाने के लिए 2006 में इनको नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो ये फेमस इकोनॉमिस्ट हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए। हु गॉट द 1998 नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। 1998 में नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज किसे मिला? तो 1998 में नोबेल प्राइज अमर्त्य सेन को मिलता है, जो भारत के हैं। तो आंसर हो गया सी। और इनको मिलता है वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए। ये याद रखिएगा किस टॉपिक पे मिलता है? वेलफेयर इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का भी अलग अलग ब्रांच है, तो उसमें इनको मिलता है वेलफेयर इकोनॉमिक्स में। वेलफेयर इकोनॉमिक्स। तो आंसर हो गया हमारा सी, अमर्त्य सेन। पांचवा क्वेश्चन देखिए। इन विच ईयर वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना किस वर्ष हुई थी? आरबीआई एक्ट, ये याद रखिएगा, आरबीआई एक्ट 1934 को लाया जाता है। 1934 को आरबीआई एक्ट लाया जाता है और 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का स्थापना किया जाता है। तो आंसर हो गया हमारा 1935। आरबीआई को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी कहते हैं, यह भी याद रखिएगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई को कहते हैं, और इसको बैंकर्स बैंक भी कहते हैं। बैंकर्स बैंक या एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। हेडक्वार्टर भी इसका याद रखिएगा, पूछ देता है एग्जाम में कि आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। अगला क्वेश्चन देखिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सेटअप। एफसीआई
कब एफसीआई का इस्टेब्लिशमेंट कब किया जाता है? फूड कॉरपोरेशन एक्ट, फूड कॉरपोरेशन, ये याद रखिएगा, इस एक्ट के बाद लाया जाता है फूड कॉरपोरेशन एक्ट 1964। 1964 को फूड कॉरपोरेशन एक्ट के अंतर्गत 14 जनवरी 1965 को एफसीआई का स्थापना किया जाता है। तो आंसर हो गया हमारा सी। एफसीआई का मेन काम क्या होता है? टू मेंटेन द बफर स्टॉक। इसका मेन काम होता है बफर स्टॉक, फूड ग्रेन का बफर स्टॉक मेंटेन करना, ताकि नेशनल फूड सिक्योरिटी है उसको इंश्योर किया जा सके, ताकि नेशनल फूड सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके। अगला क्वेश्चन देखिए, हु इज नोन एज द फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया? भारत में व्हाइट रिवॉल्यूशन, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन का उपाधि किसे दिया गया है? तो इसमें एक छोटा सा बता देते हैं आपको, ऑपरेशन फ्लड का नाम सुने होंगे। ये 13 जनवरी 1970 को लॉन्च किया जाता है टू इंक्रीज द डेयरी सेक्टर। भारत में जो डेयरी सेक्टर था वो बहुत वीक था, तो उसको और मजबूत करने के लिए और इंक्रीज करने के लिए लॉन्च किया जाता है ऑपरेशन फ्लड लॉन्च किया जाता है। और इसी के अंतर्गत क्या होता है, जो डेयरी सेक्टर है उसको बढ़ावा दिया जा सके। तो हमारा जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, वो लॉन्च करता है ऑपरेशन फ्लड, और इसी के अंतर्गत बनाया जाता है कंपनी, नाम सुनेगा अमूल्य का। इसका फुल फॉर्म क्या है? आनंद मिल्क यूनाइटेड यूनियन लिमिटेड। इसका फुल फॉर्म है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, और ये कहाँ का है? गुजरात का। इसके जो चेयरमैन थे ये और या को फाउंडर वो थे वी खुराना। तो उनको कहा जाता है फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन, क्योंकि ये इसमें भागीदारी थे ऑपरेशन फ्लड में। और जो 26 नवंबर इनका जन्म दिवस है 26 नवंबर को, तो उसको मनाया जाता है भारत में नेशनल मिल्क डे के तौर पे। ये भी याद रखिएगा कि नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता था, 26 नवंबर। और आज दुनिया में सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन है? इंडिया। ये भी याद रखिएगा, पूछ देगा जनरली, करंट अफेयर में पूछ देगा। इंडिया लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री है। 8वां क्वेश्चन देखिए, वेयर इज द इंडियन शुगर कैन रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च कहाँ है? ये 1952 में लखनऊ में स्टेब्लिश किया गया था। तो आंसर हो गया हमारा डी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना वाज लॉन्च्ड इन इंडिया। भारत में प्रधानमंत्री जनधन योजना कब लॉन्च किया जाता है? 28 अगस्त 2014 को 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना लॉन्च किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत जो गरीब बैकवर्ड क्लास से लोग जो बिलोंग करते हैं उसको बैंकिंग सेक्टर से जोड़ना रहता, ताकि जो गवर्नमेंट पैसा ट्रांसफर करता है अलग अलग स्कीम के तहत, वो डायरेक्ट उसके जो बेनिफिशियरी है उसके खाता में जा सके, ताकि जो बीच में जो करप्शन हो रहा है उसको रोका जा सके। इसलिए प्रधानमंत्री जनधन योजना लाया जाता है। इस योजना में बीमा और रुपे कार्ड, ये याद रखिएगा, रुपे कार्ड इसके बाद ही जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है, रुपे कार्ड जो रुपे डेबिट कार्ड है इसका जो चलन था उतना पहले नहीं था, लेकिन जो रुपे कार्ड का चलन प्रधानमंत्री जनधन योजना के बाद ही शुरू होता है। तो हमारा हो गया आंसर 28 अगस्त 2014। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत निर्माण योजना इज रिलेटेड टू? भारत निर्माण योजना 2005 को लॉन्च किया जाता है टू बिल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर। जो भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और अच्छा बनाने के लिए, वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए लॉन्च किया जाता है 2005 को। तो आंसर हो गया हमारा ए।
और इसके अंतर्गत 6 तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाता है। पहला हो गया वाटर सप्लाई, जगह कम इसलिए हम ऐसे ही लिख रहे हैं, तो आप याद रखिएगा वाटर सप्लाई। दूसरा रोड। तीसरा हाउसिंग, गरीब आदमी को घर देना। चौथा टेलीफोन कनेक्टिविटी, जो दूर गांव है वहां तक टेलीफोन कनेक्टिविटी पहुंचाना। पांचवा पूरे भारत में इलेक्ट्रिसिटी हर एक गांव और कस्बे तक पहुंचाना इलेक्ट्रिसिटी। और छठा इरिगेशन, सिंचाई। ये हमारा मेन 6 इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप होता है, बिल्ड किया जाता है भारत निर्माण योजना के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखिए, सलमा डैम प्रोजेक्ट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेड टू जनरेट गुडविल फॉर इंडिया इन। कौन से देश में भारत सलमा डैम प्रोजेक्ट पूरा किया? तो आंसर हो गया हमारा अफगानिस्तान। सलमा डैम प्रोजेक्ट को और हम किस नाम से जानते हैं? सलमा डैम प्रोजेक्ट AIFD के नाम से जाना जाता है। इसको बोलते हैं अफगान इंडियन फ्रेंडशिप डैम। सलमा डैम को और कौन से नाम से जाना जाता है? अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम। और जो सलमा डैम है वो, ये सलमा डैम बांध है वो रिवर हरी नदी पे ये बांध बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक इज द ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। कर्नाटक के किस डिस्ट्रिक्ट में ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? इसका आंसर हो गया कोडगु, टी। ये देखिएगा, ये ऐसे हमारा कर्नाटक है, यहीं पे कोडगु है। ये वाला देखिएगा, यहाँ से ऐसे केरल, यहाँ ये वाला जो डिस्ट्रिक्ट है कोडगु, यहीं पे हमारा ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रॉय द ओजोन लेयर। इसमें से कौन सा है जो ओजोन लेयर को बर्बाद करता है, डिस्ट्रॉय करता है? तो आंसर हो गया हमारा क्लोरीन, क्योंकि यही CFC जो है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसी के कारण हमारा क्या होता है, ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय होता है। ओजोन लेयर का केमिकल फॉर्मूला हमारा हो गया O3। और ओजोन लेयर क्या चीज से प्रिवेंट करता है हमको? अल्ट्रा वायलेट रे से पृथ्वी को प्रिवेंट करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ईयर। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम भारत सरकार द्वारा कब, किस साल लॉन्च किया जाता है? ये जनवरी 2019 को लॉन्च किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज तो बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसके द्वारा लॉन्च किया जाता है 2019 में। और इस प्रोग्राम के अंतर्गत 2024 तक 20 से 24% एयर पॉल्यूशन कम करने का लक्ष्य रखा गया है। तो आंसर हो गया हमारा 2019। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। इसमें से कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो आंसर हो गया हमारा O2। ऑक्सीजन हमारा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। और इसमें से मेन ग्रीन हाउस गैस क्या कौन कौन है? वाटर वेपर, ये याद रखेगा, ये पूछ देगा। ये मेन ग्रीन हाउस गैस है, वाटर वेपर, CO2, मीथेन CH4, ओजोन O3 भी हमारा ग्रीन हाउस गैस में आता है, CFC और नाइट्रस ऑक्साइड। और हमारा कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ये याद रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, हमारा O2 हो गया, ये सब ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन इंडिया द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से होता है? डायरेक्ट इलेक्शन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, प्रोपोर्शनल वोट सिस्टम या ओपन बैलेट सिस्टम? तो आंसर हो गया B, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा। ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शंस
रिप्रेजेंटेशन। ये जो भारत में राष्ट्रपति का जो वोटिंग सिस्टम है वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का है। इस सिस्टम में क्या होगा, जैसे आपका जो बैलेट पेपर होगा उस पे जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का जो कैंडिडेट होंगे उनका नाम लिखा रहेगा। मान लीजिए ये हमारा बैलेट पेपर है और इसमें 3 कैंडिडेट हैं राष्ट्रपति के लिए, ए बी सी। तो जो हमारा मेंबर हैं जो इनको वोट करने जाएंगे वो अपने अनुसार नंबरिंग करेंगे कि इनका कौन सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस, सबसे पहले प्रेफरेंस क्या देंगे। मानिए कोई एक मेंबर गए, ये मेंबर गए और बैलेट पेपर पे ये अपने प्रेफरेंस के अनुसार नंबरिंग करेंगे। मानिए उनका पहला पसंद है बी, तो बी के सामने लिखेंगे 1 और उसके बाद पसंद है उनको ए, तो उसके आगे लिखेंगे 2, उसके बाद ये 3। इसी सिस्टम को बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसमें क्या होगा कि जो आपका पसंद है उसमें नंबरिंग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हु इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट इन्यूमरेटेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान जो भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है उसको कौन प्रोटेक्ट करता है। तो आंसर हो गया हमारा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हमारा क्या करता है, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है ताकि कोई इसका हनन नहीं कर सके। अगला क्वेश्चन देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान किस प्रकार का है, रिजिड, फ्लेक्सिबल, वेरी रिजिड, पार्शियल रिजिड या पार्शियल फ्लेक्सिबल। तो हमारा आंसर हो गया डी, ये पार्शियली रिजिड और पार्शियली फ्लेक्सिबल है। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ पार्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन का हम उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, अमेंडमेंट नहीं ला सकते हैं, कुछ पार्ट में हम संशोधन कर सकते हैं। तो तभी तो आप अलग अलग समय में देखिएगा जो हमारा क्या होता है संविधान में संशोधन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वेयर वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट बोर्ड। सबसे पहला लिखित संविधान का कॉन्सेप्ट कौन सा देश लाया, फ्रांस, यूएस, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड। तो यूएस जो है सबसे पहला जो लिखित संविधान का कॉन्सेप्ट है वो अपनाया। तो आंसर हो गया हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम इनटू फोर्स ऑन। भारत का संविधान कब लागू होता है, 26 जनवरी 1950। आंसर हो गया हमारा सी। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है 26 जनवरी 1950 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसको रिप्लेस करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट रहता है उसको रिप्लेस 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिप्लेस कर देता है और हमारा इंडिया जो है रिपब्लिक नेशन घोषित कर दिया जाता है, बन जाता है। तो आज यहीं ख़त्म करते हैं। आपको कोई डाउट होगा तो मेरा टेलीग्राम चैनल है ये ज्वाइन कर लीजिएगा और आप उसमें फ़ोटो डाल दीजिएगा तो हम आपको उसका आंसर भेज देंगे। थैंक यू।